सुप्रभात मेरे प्रिय शिष्यों। सुप्रभात। चलो लेट अस बिगिन। डिवेंचर वाला टॉपिक अपने चल रहा है, राइट? अरे स्क्रीन का है भाई। अब ठीक है। अरे वो भाई साहब, वो बेचारा इतना प्यार से गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तुम लोग उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, नाराज हो रहा है वो। अरे दोस्तों, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। अरे दोस्त, मैंने भी कहा गुड मॉर्निंग। फॉलो योर ड्रीम्स लिखा है, फॉलो योर ड्रीम्स। क्यों नहीं शिष्य, अवश्य बताएंगे। आ जाइए। प्रश्न क्रमांक 5 में मेरे एक विद्यार्थी अनमोल दीक्षित को किसी प्रकार की कुछ शंकाएं थी, तो हम उन शंकाओं का निरसन करेंगे और उसके बाद अगले प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे। चलो डन, स्टार्ट करें। आ जाइए। इनका नाम क्या था अपना? अनमोल जी, बताइए आपको कहाँ दिक्कत थी इसमें, बोलिए। कौन से वाले पार्ट में दिक्कत थी बताइए, कृपया बताइए, तुरंत बताइए। बेटे अब इसका जवाब तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। प्रीमियम को लॉस क्यों माना? पहले वाले लेक्चर में हमने इतना डिटेल में लिखा था ना बेटे। ये देखो कहाँ गया, ये क्या है बेटे? देखो कितना अच्छे से मैंने लिखवाया था। ये किधर गया भाई? ये देखो, ये देखो, ये देखो कितना अच्छे से लिखवाया था मैंने आपको, हैं? कोशिश रहेगी आज ही खत्म कर दो ये चैप्टर। सन का इस प्रकार है कि ये जो अलॉटमेंट में 144 इंटू 44 150 इंटू 44 की जगह 50 क्यों आया? एक मिनट। अरे बेटे, ड्यू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 44 क्यों आया? देखो, हम अलॉटमेंट में जब पैसा मंगवाने वाले हैं ना, वो 44 मंगवाने वाले हैं ना बेटे, यानी कि डिस्काउंट काट कर मंगवाएंगे। बराबर है, डिस्काउंट काट कर पैसा आने वाला है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर फेस वैल्यू है डिबेंचर की 100 रुपए और मैं इशू कर रहा हूं उसको 110 रुपए पे, ठीक है? तो एप्लीकेशन पे मैंने मंगवा लिए 50 रुपए और अलॉटमेंट पे मैंने मंगवाए 50 प्लस 10, बराबर 50 प्लस 10 प्रीमियम के साथ। अगर डिस्काउंट पर होता 90 रुपए के, तो क्या होता? एप्लीकेशन पे आते 50 रुपए और अलॉटमेंट में मैं मंगवाता 50 माइनस 10, यानी कि ये जाता डिस्काउंट में
और ये जाता फेस वैल्यू डिवेंचर के। जैसे ये गया फेस वैल्यू डिवेंचर का, और ये गया तुम्हारा डिस्काउंट, सॉरी प्रीमियम, ऐसे। तो अब यहां पर देखेंगे अगर, तो देखो डिबेंचर अलॉटमेंट पे हम 44 रुपए मंगवाने वाले हैं, 6 रुपए डिस्काउंट काट कर। %9 डिवेंचर अलॉटमेंट में, नहीं ये तो 6,600 तो ये वाला ही है ना बेटे। क्लियर। देखो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक्चुअली एंट्री अगर मैं सिर्फ डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 44, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट 6 to 6% डिबेंचर 50, वो ऐसी एंट्री है बेटे अनमोल, वो ऐसी एंट्री है। ठीक है, बस इसमें हमने क्या कर दिया, यहां पर मैंने एक और लॉस जोड़ दिया 5 रुपए का, ये वाला, और उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट गया टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 रुपया। अब इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स कर लो, आ गए, यानी कि 150 था वहां पर। अनमोल क्लियर क्या? क्या तुम्हारी शंका का निरसन हुआ है? बोलो जल्दी। कौन से 44 में 6 ऐड हो गया? अगर तुम इसकी बात कर रहे हो तो बेटे फिर वो तो हम लोग तो फेस वैल्यू जितना है डिवेंचर का वही लेंगे ना, 50 रुपए। आपका डिवेंचर तो है 100 रुपए का, बट भले आपको आ कितने रहे हैं, 94 रुपीज आ रहे हैं, बट डिवेंचर तो फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। तो ये 50 रुपए एप्लीकेशन पे आए हैं प्लस 44 रुपए, टोटल पैसा ऐसे आया है आपको 94, बट डिवेंचर विल बी शोन एट डिस्काउंट ऐड करके 6 रुपए 100। बोलो समझ आया क्या बेटे? क्लियर? आगे बढ़े। अलॉटमेंट वाला 44 कहां लेते हैं अनमोल? अलॉटमेंट वाला कहां 44 लेंगे? बोलो मुझे, ये डिस्काउंट पे है ना बेटे। अभी ये तो एंट्री बताई तो आपको मैंने, ये देखो ना, ये एंट्री देखो ना आप, ये एंट्री सही है कि नहीं है? इसको मिटा देता हूं 2 मिनट। ये हुई अपनी अलॉटमेंट की एंट्री। जितना मंगवाना है, जितना हम डिस्काउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं, और नेट इतना पैसा आने वाला है फेस वैल्यू का। तो वही अगर प्रीमियम अगर हम आता है, तो मान लो अगर यहाँ पे प्रीमियम आ रहा होता तो आप यहाँ पे आप फिर भी 50 थोड़ी ना लेते, तो यहाँ पर आप क्या लेते? प्रीमियम होता तो यहाँ पे प्रीमियम होता तो मान लो यहाँ पर 60 आ जाता, यहाँ पर 50 आता, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 आ जाता। किसने कहा 44 ही लेना है? क्लियर? ओके।
7 तो होमवर्क दे दिया था मैंने। इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, आ जाइए। शेयर और डिबेंचर में ज्यादा किसका चांस है एग्जाम में आने का? दोनों का, दोनों का। पास्ट पेपर उठा के देख लो बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 में डिबेंचर वाला और कंपनी अकाउंट्स वाला क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है, आता ही है। हाँ, बस सिर्फ याद रखना, अगर वो वाला क्वेश्चन आता है हमारा जब ये कल ही समझा था तो फिर आज क्यों पूछा फिर से, और ऊपर से सर रिप्लाई भी करते हो, अरे बेवकूफ इंसान। Collateral security means secondary or supporting security for a loan which can be realized by the lender in the event of the original loan not being repaid on the due date. Under this arrangement, the borrower agrees that a particular asset or a group of assets will be realized and the proceeds therefrom will be applied to repay the loan in the event that the amount due cannot be paid. Sometimes company issues their own debentures as collateral security. ध्यान से समझना, बात चल रही collateral security। नहीं 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 नहीं, वर्किंग इसमें वर्किंग की जरूरत नहीं है बेटे, डिवेंचर में उस वर्किंग की जरूरत नहीं है। अगर बना देते हो तो सोने पे सुहागा, बढ़िया है, उससे अच्छा और कुछ नहीं। हाँ, समय है आपके पास, आप तो बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि कंपल्शन है। अगर समय है आपके पास तो आप कर लीजिए वर्किंग मोड, बढ़िया रहेगा। For a loan or fluctuating overdraft, when the loan is repaid on the due date, the debentures are at once released with the main security in case of the company cannot repay its loan and interest thereon the due date. The lender becomes the debenture holder who can exercise all the rights of a debenture holder. अब बात ध्यान से सुनो यहाँ पे। अब होता ये है कि हम मान लीजिए मैंने लोन लिया है, लोन लिया है 1 लाख रुपए का, और मैंने कहा है कि प्राइमरी सिक्योरिटी मेरी अपनी जो लैंड है वो एज मैं आपको क्या देता हूँ, एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी देता हूँ। ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी लैंड या तो फैक्ट्री बिल्डिंग मान के चलते हैं। ठीक, प्राइमरी सिक्योरिटी दी है मैंने। तो अब बात ये है कि वैसे अगर हम लोन रीपे नहीं कर पाते हैं, लोन रीपे करने में दिक्कत हो जाती है, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, इन्होंने फैक्ट्री बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए और बेचकर अपना पैसा रिकवर करना चाहिए, बराबर है। बट अगर ये पूरा पैसा रिकवर नहीं होता है और फैक्ट्री बिल्डिंग ही ले जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये होगी कि मेरी तो कंपनी ही बंद पड़ जाएगी, क्योंकि मेरा तो मेन फैक्ट्री बिल्डिंग पे ही पूरा काम है। बोला हाँ सर। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए सर, आप फैक्ट्री बिल्डिंग के बजाय आप हमें एक और सिक्योरिटी दीजिए, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स प्लेस कर दीजिए आप हमारे पास, ठीक है, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो कोलैटरल सिक्योरिटी कब इस्तेमाल होगा, जब आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी कम पड़ जाती है या आप प्राइमरी सिक्योरिटी को यूज नहीं करना चाहते हैं, तो उसके बाद हम कोलैटरल सिक्योरिटी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लोन का पैसा अगर हम रीपे नहीं करते हैं, तो ये लोग जो वेंडर है, हमारे क्रेडिटर्स है, जिन्होंने हमें लोन दिया था, वो डिबेंचर्स को एक्सरसाइज कर लेंगे एंड इट विल बी हेल्ड एज इशूड। देखो मैंने क्या कहा है, डिबेंचर्स हम क्या करेंगे, हमने जिस कंपनी से लोन लिया उनके पास प्लेस करेंगे, ना कि इशू करेंगे। तो मतलब एक प्रकार से मैंने ड्राफ्ट डिबेंचर उनके पास दे रखे हैं कि भाई जिस समय आपको लगे कि पैसा नहीं आएगा, नहीं लौटा सकता या नहीं लौटा पाएंगे, उस समय आप इस डिबेंचर को एक्सरसाइज कर लीजिएगा और आपके लोन को डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। होता यूं है कि जो लोन्स वगैरह होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को, हाँ तो देखो बेटे, दोनों गिरवी नहीं रखेंगे, ध्यान से समझो। डिबेंचर्स तो हमने बस उनके पास रखे हैं, उसके ऊपर अभी हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। एक प्रकार से हमने उन्हें डिबेंचर होल्डर बनने का एक राइट दे रखा है
कि जब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि हम पैसा रिपे नहीं कर पाएंगे और फैक्ट्री बिल्डिंग हमारा देना नहीं चाहते, तब आप डिबेंचर को एक्सरसाइज कर लीजिएगा। तो डिबेंचर जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो आप डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे और आपको उसके ऊपर ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाएगा एज ए डिबेंचर के रूप में, ना कि लोन के रूप में। हाँ, बट कृपया ये याद रखें कि जितना का लोन था उतने पर ही इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि सर इंटरेस्ट जो लोन है वो पेंडिंग है 80,000 का, बट डिबेंचर है 1 लाख का, तो हम तो एक्सरसाइज कर लेंगे भाई 1 लाख पर आप हमें इंटरेस्ट दे दीजिए। तो ऐसा नहीं होगा। जितना अमाउंट उनका आउटस्टैंडिंग है, मान लीजिए 80,000 आउटस्टैंडिंग था, तो 80,000 पर ही इंटरेस्ट पे किया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझे, ये डिबेंचर्स वो अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं तब मुझे इसे पे करना पड़ेगा। अब फिलहाल की बात यह है, फिलहाल बात यह है कि जब एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं तब इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। जब हम डिबेंचर को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं तो एज ऑफ नाउ देखिए, अकाउंटिंग की बात अगर मैं करूं तो कोलैटरल सिक्योरिटी जैसे इशू कर रहे हो आप, तो एज सच वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि हम डिबेंचर सिर्फ उनके पास प्लेस कर रहे हैं, ना कि अभी तक तो उनसे कोई पैसा आया नहीं है, ना ही हमने कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, कुछ भी नहीं है अभी तक, तो बराबर है। तो वी हैव जस्ट प्लेस्ड द डिबेंचर्स विद द बैंकर्स और द वेंडर्स और द क्रेडिटर्स। तो यहां पर एक आइदर वी रिकॉर्ड द एंट्री, नॉट रिकॉर्ड बट डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज किया जाता है। दो ही तरीके हैं, या तो हम रिकॉर्ड करेंगे या तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ये हॉट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। तेरा अगर डिबेंचर वाला क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आएगा, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना। There are two methods of showing these types of debentures in the accounts of a company. Method 1, under this method no entry is made in the books of the account of the company at the time of making the issue of such debentures. In the notes to accounts, मैंने क्या कहा, ये एक्चुअली मैंने जो दूसरा मेथड लिखा है इन्होंने पहला बता दिया कि हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे और नोट्स टू अकाउंट्स में सिर्फ इसे बता देंगे बैलेंस शीट में कि ऐसे ऐसे डिबेंचर्स हमने बैंकर के पास रखे हुए। इन केस ऑफ डिफॉल्ट बैंकर्स कभी भी इसे क्या कर सकते हैं, इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं और डिबेंचर इशू करवा के ले सकते हैं। द फैक्ट ऑफ द डिबेंचर्स बीइंग इशूड एंड आउटस्टैंडिंग इज शोन बाय अ नोट अंडर द लायबिलिटीज सिक्योर्ड। X Limited obtained a loan from IDBI 1 crore giving a collateral security of 1 crore 50 lakhs of 10 each 14% first mortgage debentures। बस, तो कोई जर्नल एंट्री कर रहा है क्या सर? बिल्कुल भी नहीं। देखो इन दी नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ X Limited एट, अब देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमने दिखा दिया, यहां पर सिक्योर्ड लोन में हमने क्या दिखा दिया, IDBI लोन 1 करोड़ रुपए का लोन है और उसके नीचे ब्रैकेट में कोलैटरली सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 1 करोड़ 50 lakhs 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स। क्लियर सर? शॉर्ट में रिपीट करो ना, बिल्डिंग वाला कंफ्यूज हो गया। हाँ लिखना है ना बेटे, लिखना है, 2 मिनट रुको, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं फिर आपको लिखना है, ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार पहले आप, ठीक है। फिर से सुनेंगे ध्यान से। देखो यहां पर बिल्डिंग जो है फैक्ट्री बिल्डिंग है, मैंने एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी दिया हुआ है, तो प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ मैंने एक और सिक्योरिटी एडिशनल सिक्योरिटी दे रखी है, कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल माने एडिशनल, सेकेंडरी। तो जब फर्स्ट प्राइमरी सिक्योरिटी जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, प्राइमरी सिक्योरिटी जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करते, या तो आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते या नहीं करवाना चाहते, जिसकी वजह से कंपनी का नुकसान हो सकता है, या तो प्राइमरी सिक्योरिटी आपके लोन के अमाउंट को फुलफिल नहीं करता है, तब आप सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलैटरल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। कोलैटरल सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे तो प्राइमरी सिक्योरिटी जो है वो उन्हीं के पास रहेगी और आप सेकेंडरी जो सिक्योरिटी इशू की थी आपको एज अ डिबेंचर्स की, वो आपने एक्सरसाइज कर लिया और अब बैंक लोन बैंकर से, क्रेडिटर से, वेंडर से बदलकर आपका पोजीशन हो गया है डिबेंचर होल्डर का। आई होप यहां तक क्लियर है। नहीं कोई फॉर्मेट ही नहीं बनेगा बेटे इसमें, मधुर कोई फॉर्मेट ही नहीं बनना है, ये तो बोल रहा हूं, ये तो फॉर्मेट सिंपल सा यही है, नोट्स टू अकाउंट्स वाला यही फॉर्मेट है आपका, बस पर्टिकुलर्स रुपीज, दैट्स इट, यही फॉर्मेट है आपका। सोचो इतना सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दूसरा,
अंडर दिस मेथड द फॉलोइंग, अगर हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो ये ठीक है ना, ये तो पहला मेथड है। अंडर दिस मेथड द फॉलोइंग एंट्री इज मेड टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ सच डिबेंचर्स, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। अब बैलेंस शीट में एसेट साइड में बात ध्यान से समझिएगा, ये होता ये है कि अब यहां पर अगर हमने डिबेंचर इश्यू किए तो डैश परसेंट डिबेंचर्स 1,50,00,000 बराबर। बट डिबेंचर सस्पेंस जो है वो एसेट साइड पर डिबेंचर सस्पेंस दिखेगा आपको। तो ऐसे भी ये 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ नील हो गया। तो जब आप डिबेंचर सस्पेंस देखते हो 1.5 करोड़ का, तब आपको समझ में आएगा कि यहां पर कोई एक डिबेंचर है भाई साहब, उतने के डिबेंचर्स अभी तक इशू किए नहीं है। हाँ, बट फ्यूचर में कभी भी इशू हो सकते हैं अगर ये लोग डिफॉल्ट करते हैं तो हमारी जनता जो है, जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिए हैं यूज के लिए अपने या एनालिटिक्स के लिए, उसमें उन्हें समझ में आएगा कि डिबेंचर सस्पेंस दिख रहा है, मतलब हमने कोई डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर रखी है किसी बैंक को या किसी वेंडर को। बोला समझ में आया यहां तक? 100% क्लियर है यहां तक? बोलिए। आ जाइए। टेकिंग द सेम इन्फॉर्मेशन यू कैन सी द जर्नल एंट्री डिबेंचर अकाउंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट 1,50,00,000 1,50,00,000 खत्म। इतना सिंपल सा है। बोलिए आगे बढ़ूं। यहां पर देखिए सर, हम एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करें? ये वाले क्वेश्चन अगर आता है तो दोनों मेथड आपको बताने हैं एग्जाम में, याद रखना। एग्जाम में दोनों मेथड बताने हैं आपको, याद रखें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, सेम जैसे इक्विटी शेयर्स में हमने देखा था, सेम डिट्टो उसी तरीके से यहां पे भी हमें वही देखना है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता करना जरूरी है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करने हैं। तो कैसे पता चलेगा सर? वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर प्राइस, इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपॉन इशू डिबेंचर इशू प्राइस। सिंपल। देखो भले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो, अगर पता करना है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे सर? वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन हमें मिल रहा है, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस पर प्रीमियम और डिस्काउंट, पर प्रीमियम और डिस्काउंट। हाँ, एक एडिशनल सिक्योरिटी दे के रखते हैं करण हम, एक एडिशनल सिक्योरिटी भाई। क्योंकि मान लो आपने मुझसे लोन ले लिया और कहा आपने कि सर मेरे गांव में मेरी जमीन है 2 एकड़ जमीन है, वो आपके पास ऐसे गिरवी रख लीजिएगा, मतलब आपके नाम पर डॉक्यूमेंट करके रखता हूं, बट आप यूज तो मैं ही करूंगा, खेती बाड़ी मैं ही करूंगा उसके ऊपर, बट आपके नाम पे करके रखता हूं एज अ मॉर्गेज, है ना। बट मैंने कहा कि भाई साहब आगे चल के 5 साल 6 साल बाद अगर आप मेरे पैसे नहीं लौटाते, मुझे क्या पता आपकी जो जमीन है उसकी कीमत कितनी होगी, बढ़ेगी कम होगी, मुझे नहीं पता। तो बोला ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं, उसी खेत के बगल में मेरा घर भी है, वो भी मैं आपके नाम पे रखता हूं, बट एज अ सेकेंडरी कोलैटरल सिक्योरिटी। तो जब आप पैसा नहीं दोगे तो खेत बेचने चला जाऊंगा मैं, जब खेत बेचूंगा पैसा रिकवर नहीं होता है तो कोलैटरल सिक्योरिटी है। वरना आप कहोगे कि सर खेती एक चीज है, रहने दीजिए, खेत रहने दीजिए, आप घर ले लीजिएगा,
तो मैं प्राइमरी सिक्योरिटी आपके पास रख के आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी ले लूंगा। क्लियर? क्लियर? आ जाइए। इसमें डिबेंचर्स वाले में एक अलग फंडा आता है। जैसे यहां पर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर में बेसिकली हमने कंसिडरेशन क्या देखा कि भाई कोई एसेट हमने खरीदा है, क्या होना संभव नहीं था और क्या हुआ। ठीक है, कंसिडरेशन ध्यान से समझिए। कैश हो सकता है, एसेट हो सकता है, या बिजनेस परचेस भी हो सकता है। अब चर्चा है बिजनेस परचेस की। एसेट का तो खैर आपको पता है, इक्विटी शेयर में मैं आपको बता चुका हूं जब हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे थे। अच्छा, इंडिया का हारना, ए भाई मैंने कुछ नहीं बोला, मेरा कोई संबंध नहीं है इंडिया के हारने पे। तुम किसी भी चीज को किसी के साथ भी जोड़ो मत। बेहद बुरी तरह से, मतलब इतनी बुरी तरह से हारी है कि मतलब लिटरली मैंने कल किसी का एक मीम पढ़ा था, बोला इंग्लैंड हमारे साथ तो ऐसे खेल रही जैसे मान लो कि उनका कोहिनूर हीरा हमने चुराया हो। बोलो, ठीक है। तो आ जाइए बिजनेस परचेस। तो ध्यान से समझेंगे एक चीज यहां पर, बिजनेस परचेस यानी कि किसी भी एक बिजनेस को मैं परचेस करने वाला हूं। कोई भी एक बिजनेस है, ये उस बिजनेस की बैलेंस शीट है बेटे। ठीक है, बैलेंस शीट में बेसिकली होगा क्या, कैपिटल होगा, लाइबिलिटीज होंगी और एसेट्स होंगे। सर सही बात है सर। तो जब मैं बिजनेस परचेस करूंगा अब यहां पर अगर आप बात समझेंगे, हमें पैसा कितना देना चाहिए एसेट्स के लिए जब हम बिजनेस परचेस कर रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपके पास आता हूं, आपको कहता हूं कि भाई साहब ये देखो, ये जो आपकी बाइक है, ये आप मुझे बेच दो बढ़िया सी। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। तो आपने कहा सर इस बाइक की कीमत जो है वो है 1,50,000 रुपए। कितने रुपए कीमत है? 1,50,000। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं लेने के लिए तैयार हूं। तो आपने कहा कि सर ठीक है, आप एक गाड़ी तो ले लीजिए, बट इसके ऊपर, ये एसेट की वैल्यू है आपकी बाइक की, पर इसके ऊपर ना सर एक लोन चल रहा है। सर क्या चल रहा है? एक लोन चल रहा है। कितने का? 1,00,000 रुपए का लोन चल रहा है सर। तो मैंने क्या कहा, तो मैं आपको 1,50,000 रुपए दे रहा हूं, तो आप एक काम कीजिए, आप आपका रिपेमेंट कर दीजिए, गाड़ी मेरे नाम पे कर दीजिए। बराबर है? अब आपने कहा कि सर मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना। सर आप एक काम कीजिए, आप एसेट भी रख लीजिए और लोन भी रख लीजिए। मतलब क्या कहा? मतलब एसेट भी रख लीजिए और लोन भी रख लीजिए। कहा ठीक है। तो भाई साहब अगर
आपकी गाड़ी जो है 1,50,000 की है, उसके बदले में उसके साथ साथ मैं उसका लोन भी ले रहा हूं, तो मैं आपको नेट अमाउंट पे कर दूंगा जो है 50,000 रुपए। बोलो हाँ या ना, बोलो यह क्लियर है यहां तक? तो जब मैंने आपसे गाड़ी खरीदी तो मैंने क्या किया, आपसे ले लिया एसेट अकाउंट डेबिट 1,50,000। उसके बदले में मैंने आपसे ले ली टू लाइबिलिटी कितनी की थी सर? 1 लाख। और आपको पैसे दे दिए टू कैश 50,000। बोलो हाँ या ना? नेट पैसा दे दिए 50,000। हाँ सर। तो ऐसे ही अब मान के चलिए, अगर आपकी कोई दुकान है, आपका कोई बिजनेस है, मैं आपकी दुकान में आता हूं सामान खरीदने, तो आपने कहा कि सर खरीद लीजिए सामान, ये लीजिए कैलकुलेटर, 100 रुपए का कैलकुलेटर ले लीजिए सर। मैंने ले लिया, बट कुछ महीनों बाद में आता हूं, मैंने कहा कि भाई साहब, तो आपने पूछा कि गुड मॉर्निंग सर, आज क्या लेना चाहोगे? पिछली बार कैलकुलेटर लिया था, उसके पहले पेपर रिम लिया था, उसके बाद प्रिंटर लिया था, अब ये अलग अलग चीजें, आज क्या लेना चाहोगे? मैंने कहा इस बार मैं पूरी दुकान लेना चाहूंगा। मैंने कहा अरे वाह, अहो भाग्य हमारे, आपको हमारी दुकान पसंद आ गई, मैं आपका बिजनेस लेना चाहता हूं। तो आपने कहा ठीक है सर, ये देखिए बैलेंस शीट मेरी, ये मेरे सारे एसेट्स है सर, ये मेरा शॉप है, ये मेरे फर्नीचर्स है, ये मेरे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, ये मेरे मोटर व्हीकल है जो डिलीवरी के लिए यूज करता हूं, उसके ऊपर प्लस ये भी लाइबिलिटी है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये बैंक से लोन लिया हुआ है, ये दोस्त से लोन लिया हुआ है सर, ठीक है, और ये रहा मेरा कैपिटल। खैर ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे, मैं खरीदूंगा आपके एसेट्स और आपकी लाइबिलिटीज और आपको पेमेंट करूंगा, जितना आपका नेट एसेट का वैल्यू बनता है उतना मैं आपको पे करूंगा, जिसको हम परचेस कंसिडरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? परचेस कंसिडरेशन कहते हैं। आई होप सबको ये तो पता है कि कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न होता है, बराबर? तो परचेस कंसिडरेशन होता है। तो परचेस कंसिडरेशन का मानने मतलब नेट एसेट्स, कि मैंने कहा कि आपने कहा ये सारे एसेट्स है, मैंने कीमत लगा ली, भाई तुम्हारा फर्नीचर 1 लाख का, आपके शॉप 5 लाख की, आपके फिटिंग्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह 2 लाख के, ये सारे ये टोटल एसेट्स ले लिए, माइनस कर दिया हमने। अब माइनस कर दिया मैंने क्या? माइनस कर दिया मैंने कि आपके बैंक लोन, आपके क्रेडिटर्स, आपकी लाइबिलिटीज, आपके दोस्त का लोन, ये सारा माइनस कर दिया। मैंने कहा ये नेट अमाउंट जो बचता है ये आपका पैसा बनेगा, ठीक है सर, बन गया। तो अब बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बिजनेस परचेज जब करूंगा मैं, बिजनेस परचेज करूंगा मैं, तो अब यहां पर तो मैं एंट्री क्या करता हूं बिजनेस परचेज की, देखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सारे एसेट्स उठा लिए मैंने, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी, जितनी भी लाइबिलिटीज है वो भी उठा ली मैंने सारी, ठीक है सर। और ध्यान से देखेंगे यहां पे एक चीज और, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब ध्यान से देखना प्लीज, यहां पे इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वालों, ध्यान देखेंगे। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, मान के चलो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे 5 लाख के एसेट्स लिए हैं और 3 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, लाइबिलिटीज ले लिया आपसे 3 लाख रुपए की। कितने की लाइबिलिटीज ले ली सर आपने? 3 लाख रुपए की लाइबिलिटीज ले ली सर। तीन लाख रुपए की लाइबिलिटीज ले ली सर आपने, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे टू बिजनेस परचेस 2 लाख। सर कितना देना बनता है सर? 2 लाख रुपए देना बनता है सर। कितना रुपए देना बनता है सर? 2 लाख रुपए देना बनता है। क्लियर यहां तक सबको? 2 लाख रुपए देना बनता है सर, ठीक है। तो ये हुआ बिजनेस परचेज, ये केस 1 है, ठीक है। दूसरा केस आ जाइए, सर
सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, आपने हमसे एसेट्स ले लिए कितने के सर? 5 लाख रुपए के, ठीक है सर। 2 सन्ड्री लाइबिलिटीज, आपने हमसे लाइबिलिटीज ले ली सर कितने की? 3 लाख की, ठीक है। 2 बिजनेस परचेज, मैंने कहा भाई साहब सुनो, नेट एसेट तो बनता 2 लाख है, कैश क्यों नहीं लिखा? अरे रुको बेटे, संयम रखो करण, संयम रखो। तो मैंने कहा कि भाई मेरी तरफ से आपको मैं दूंगा 3 लाख रुपए। कितना रुपए? 3 लाख रुपए। सर 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 यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमारा नेट एसेट जो है दैट इज लेस देन द परचेस कंसिडरेशन, यानी कि नेट एसेट्स हमारे बनते हैं 2 लाख के, बट हमें पैसा मिल रहा है 3 लाख रुपए। तो 1 लाख एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है सर? तो सामने जो इंसान जो बैठा है, जो आपको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, क्या आपको लगता है वो बेवकूफ है? नहीं, उसने आपको एक्स्ट्रा पैसा किस चीज का दिया है? गुडविल का दिया है। किस चीज का दिया है? गुडविल का दिया है। तो बेसिकली जो आपको नेट एसेट्स के ऊपर एडिशनल पैसा मिलता है वो होता है गुडविल। तो यहां पर लिख देता हूं मैं गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब हुआ टैली? बोलो यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। केस 3, सुंदरी एसेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख। टू सुंदरी लाइबिलिटीज 3 लाख। टू बिजनेस परचेज 1,50,000। भाई साहब इस बार पैसा कम मिला है, इस बार पैसा कम दिया है मैंने। तो अगर आप देखेंगे इस बार नेट एसेट्स ज्यादा है परचेस कंसिडरेशन से, नेट एसेट्स ज्यादा है परचेस कंसिडरेशन से। तो नेट एसेट्स है आपके 2 लाख रुपए के, जिसके बदले में मैं आपको दे रहा हूं 1,50,000 रुपए। तो यहां पर मेरा फायदा हो रहा है, यहां पर मेरा फायदा हो रहा है, और इस फायदे को मैं कहूंगा कैपिटल रिजर्व। इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, राइट? बिजनेस परचेस कर रहा हूं मैं, गुड्स नहीं परचेस कर रहा हूं। वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, उम्दा। बोलो क्लियर है यहां तक? डिप्रिसिएशन मार, किसको मार है डिप्रिसिएशन? आ जाइए, अब बात चल रही है बिजनेस परचेस की। बिजनेस परचेस जब हम करते हैं तो इट कैन बी सेटल्ड, मतलब ये जो ओनर्स को हम पैसा देते हैं, आइदर वी कैन गिव इन कैश, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स और ऑल। थोड़ा कैश, थोड़ा इक्विटी शेयर, थोड़ा डिबेंचर। कहां सुबह सुबह सुंदरी का नाम ले रहे हो? कहां सुंदरी का नाम ले रहे हो? मतलब तुम्हारा जीवन फीका पड़ा है भाई, मैं क्या करूं उसके लिए? मुझे तो नाम लेना जरूरी है, नहीं लूंगा तो खाना नहीं मिलेगा। कैसे करते हो तुम? मेरी भी तो मजबूरी समझो।
ठीक है। तो अब यहां पर जब हम देखेंगे तो हमें डिबेंचर जब इशू करने हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे, बिजनेस परचेस डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमें पता चलेंगे। और जब हम इशू करेंगे तो हम एंट्री करेंगे बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, बराबर। डिस्काउंट ऑन इशू भी हो सकता है या तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हो सकता है। खत्म। जब मेरी शादी होगी तब बुला लूंगा, चिंता ना करो। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे तो पता चल ही जाएगा ना बेशर्मो। डन। आ जाइए, देखिए दिस इज द दैट हॉट फेवरेट सम ऑफ इंस्टीट्यूट, जो एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा। 5 मार्क्स फिक्स। और मान लीजिए अगर आपका इक्विटी शेयर्स में JH लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन था ना, अपना बड़ा सा टेबल बना के बनाते थे हम लोग, रिफंड वाला, एडजस्टमेंट करना है, बहुत सारे एडजस्टमेंट है भाई। 5,000 वालों को 5,000 शेयर दिए हैं, 30,000 वालों को 20,000 दिए, और फिर 1 लाख शेयर वालों को सिर्फ 20,000 दिए। ऐसे जो बड़ा वाला समाया था हमने, बड़ा वाला टेबल JH लिमिटेड वाला, इलस्ट्रेशन नंबर 5 या 6 के आसपास था, वो वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो मान लीजिए वो सीधा सीधा 15 मार्क के लिए वो क्वेश्चन आएगा। अगर वो नहीं आता है, उसके बजाय दूसरा कुछ आता है, नॉर्मल वाला कोई फोरफीचर या री इशू वाला कोई सम आता है, फोरफीचर री इशू वाला सम अगर आ गया है तो उसके साथ डिबेंचर का यही वाला सम आएगा। ठीक है, देखिए द कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 14% डिबेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 50 लाख एज फॉलोस। नॉमिनल वैल्यू कितना कहा उन्होंने, 50 लाख, 10,000 डिबेंचर्स है। ठीक है सर, अब बात ध्यान से समझेंगे। द टू सन्ड्री पर्सन फॉर कैश एट 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 लाख। बात ध्यान से समझेंगे, 25 लाख रुपए के डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं एट 90% डिस्काउंट, यानी कि 2,50,000 का डिस्काउंट हुआ सर यहां पे। तो सीधी बात है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी लेंगे सर। हाँ सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन देखिए 22,50,000, 22,50,000। अनमोल देखो यहां पर फिर से डिबेंचर एप्लीकेशन 22,50,000, डिस्काउंट डेबिट 2,50,000 और टू डिबेंचर जाएगा पूरा 25 लाख। सिंपल, पहली एंट्री डन है, पहली एंट्री क्लियर है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ये डन है सर। बी, टू वेंडर ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट वर्थ 10 लाख, 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू। मतलब हमने एसेट खरीदा 10 लाख का और उसके बदले में हम उसे डिबेंचर दे रहे हैं 12 लाख का। समझ में आ रहा है आपको कुछ? तो फिर यहां पर हमने 2,50,000 का क्या कर दिया, डिबेंचर दे दिए। तो ध्यान से यहां पर फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 10 लाख और वेंडर अकाउंट डेबिट वेंडर को देने थे सिर्फ 10 लाख रुपए, उसके बदले हमने टू डिबेंचर्स दे दिए 12,50,000 के। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज 2,50,000। बैलेंसिंग फिगर यानी कि बालो वाला एंजर। खत्म, क्लियर। लास्ट वाला अपना डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट वाला या कोलैटरल सिक्योरिटी वाला, टू द बैंकर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख, 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू। फिर से 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू की हमने वैल्यू इशू कर दी। तो सबसे पहले हमने बैंक का लोन लिया, देखो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन है, ये लोन वाला अमाउंट है, डिबेंचर की एंट्री नहीं है, ये लोन वाली एंट्री है। Being a loan of 10 lakhs taken from bank by issuing debenture of 12,50,000 as collateral, सिक्योरिटी नरेशन में लिखना है। नोट देखिए, no entry is made in the books of accounts of the company at the time of making issue of such debentures. In the balance sheet, the fact that the debentures being issued as collateral security and outstanding are shown under the respective liability. खत्म। बोलो यहां तक क्लियर है सबको?
तो वही तो बात है ना हितांशी बेटे, वही तो बात है। तो हमारा लॉस ही हुआ ना वो डिस्काउंट, उसी को तो राइट ऑफ करने वाले हैं अभी हम। बेसिकली हमने 10 लाख का माल 12,50,000 में खरीदा है, ये समझो। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट जो 4 से 5 मार्क के लिए आपको आ सकता है, रिपीट क्या करूं, कौन सा वाला रिपीट करना है करण, पूरा सम रिपीट करना है क्या? बोलो, क्लियर है यहां तक सबको 100%? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ट्रीटमेंट ऑन इशू ऑन डिस्काउंट लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। जो उस पर लॉस होने वाला है उसका ट्रीटमेंट। बस गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी बैक इन अ मिनट। एक जस्ट अ मिनट, एक ही मिनट में आ रहा हूं। चलो आ जाओ, आगे बढ़ो। देखो आगे बढ़ेंगे। आइए, ऊपर वाला सम की लास्ट एंट्री, ये लोन की एंट्री है बेटे। जब हमने बैंक से लोन लिया है
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये बैंक लोन की एंट्री है, डिवेंचर की एंट्री नहीं है बेटे। क्लियर? जी अच्छा, अब विशेष बात यह है कि यहां पर जो डिस्काउंट, दो लॉसेस थे, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में ही बताया था कि जो लॉस होता है दैट इज बाइफर्केटेड ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स, बराबर है, जो मैचिंग कंसेप्ट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मैचिंग कंसेप्ट की वजह से होता है। तो मैचिंग कंसेप्ट की वजह से जो राइट ऑफ करने वाला किस्सा है सर, ये आप हमको थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। HDC लिमिटेड इशूड 1,12% debentures of 100 each at 94 on 1st Jan 2020. Under the terms of issue, these debentures were redeemable at 5 years from the date of issue. Calculate the amount of discount to be written off each year. देखो 1 लाख डिबेंचर्स है, तो 1 लाख डिबेंचर्स पे आपने डिस्काउंट कितना दिया है? 6 रुपए का, यानी कि टोटल आपका जो क्या कहते हैं डिस्काउंट है वो 6 लाख रुपए का डिस्काउंट है सर। दिस 6 लाख रुपए का डिस्काउंट इन डिस्ट्रीब्यूट ओवर 5 years। तो एवरी ईयर यू विल बी राइटिंग ऑफ 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, बराबर यहां तक? यहां तक क्लियर सबको? क्या ये इजी था? देखो ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क के लिए ये भी आ सकता है, और अगर आएगा भी तो वो वाला नहीं पूछेंगे, ये वाला पूछेंगे। ठीक। HDC लिमिटेड 2 लाख 12% डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच एट 9.4। तो पहला लॉस 2 लाख इंटू 9.4 यानी कि 0.6, 1,20,000 का लॉस है सर। ठीक है। 1/5 of the debentures are annually redeemable by drawing the first redemption occurring on 31st December 2020। 1st Jan 20 को हमने इशू किया है, ध्यान से समझना। यहां पर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक। अब यहां पर मैं लिखता हूं ओपनिंग बैलेंस। क्लियर? 2020 आपका ओपनिंग बैलेंस है। फर्स्ट ईयर में आपने 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए हैं, बराबर है? हाँ सर। 2 लाख पूरा आपने यूज किया, डिवाइडेड बाय 5, ईयर एंड में आपने रिडीम किए 40,000 शेयर्स डिबेंचर्स। तो ईयर एंड में आपके पास बैलेंस कितना बचा सर? 1,60,000 का, बराबर है? हाँ सर। क्लोजिंग बैलेंस जो है 1,60,000 आपने फिर से ओपनिंग बैलेंस है। पूरा ईयर यूज किया क्या सर? हाँ सर, पूरा ईयर यूज कर लिया। यूज करने के बाद ईयर एंड में हमने 40,000 फिर से रिडीम कर दिए, ये हो गए 1,20,000। फिर 1,20,000 हमने पूरा ईयर यूज कर लिया, उसके बाद 40,000 हमने रिडीम कर लिए। फिर हमने पूरे ईयर में 4th ईयर में 80,000 रुपए यूज किए, 40,000 रिडीम कर दिया। आखिर में 40,000 बैलेंस था, 40,000 रिडीम कर दिया। यहां तक क्लियर? 12 लाख पे कैलकुलेट किए, कहां है 12 लाख? बेटा आपके डिबेंचर्स कितने हैं? 2 लाख डिबेंचर्स इनटू डिस्काउंट कितना दिया है आपने? 0.6
per debenture which comes to 1,20,000 rupees. क्लियर है तक? तो ध्यान से समझेंगे। तो 1,20,000 राइट ऑफ कैसे होगा? 1,20,000 आपका राइट ऑफ होगा अमाउंट यूटिलाइज्ड के बेसिस पे। पहले साल आपने 2 लाख रुपए यूज किए, दूसरे साल आपने 1,60,000 यूज किए, तीसरे साल आपने 120 यूज किए, चौथे साल 80, पांचवें साल 40। ये आपका यूजेज रहा है। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जितना आप यूज करेंगे उतना आप पीएनएल में डेबिट करेंगे। तो राइट ऑफ करने के समय अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे ये 3 0 गए, 3 गए, 3 गए, 3 गए, 3 गए और एक जा ही सकते थे, तो ये भी गला दिया, ये भी गया, ये भी गया, 0 3 के बाद एक 0। तो बेसिकली रेशियो इज 20 16 12 8 4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। दिस इज द रेशियो इन विच इट इज टू बी। ये टेबल में नहीं समझने जैसा क्या था बेटे? आपने 2 लाख के डिबेंचर्स इशू किए, 40,000 रिडीम किए, 1,60,000 आपके पास बैलेंस बच गए। फिर ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस आपने डिबेंचर 1,60,000 के यूज किए, 40,000 रिडीम किए, 1,20,000 आपके क्लोजिंग बैलेंस आ गए। फिर थर्ड ईयर का ओपनिंग 120 बन गया, 1,20,000 थर्ड ईयर में पूरा यूज किया, 40,000 आपने फिर से रिडीम कर दिया थर्ड ईयर के एंड में। हितांशी समझ में आया क्या बेटे? ये तो मैं कौन सी रेशियो में राइट ऑफ करना है ये वो टेबल बनाया है मैंने, उसके बेसिस पर ये टेबल बनाया है मैंने। तो 5:4 40,000 कहां से आया? गुड क्वेश्चन अनमोल। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स आर एनुअली रिडीम्ड। 1/5 एवरी ईयर। कितना? 1/5 मतलब 2 लाख का 1/5 होता है 40,000 जो राइट ऑफ होगा। क्लियर? और अब उस रेशियो में देखो 5 4 3 2 1, इस रेशियो में हमें राइट ऑफ करना है। ध्यान से समझिए, ये जो बात है ये चीज समझाने के लिए मैंने ये बनाया है। ये 5 4 3 2 1 रेशियो कहां से आया सर और क्यों आया वो समझाने के लिए मैंने ये टेबल बनाया है। हमें ये देखना है कि हम हर साल पैसा कितना यूज कर रहे हैं। पहले साल हमने 20 लाख यूज किया, दूसरे ईयर में 1,60,000 यूज किया, तीसरे ईयर में 120 यूज किया, चौथे ईयर में 80,000 यूज किया और फिफ्थ ईयर में 40,000 यूज किया। तो हर साल हम कम 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 यूज करते जा रहे हैं। तो उसी रेशियो में हमें वो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटे। पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमने फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक स्टार्ट टू एंड, फर्स्ट ईयर से फिफ्थ ईयर तक स्टार्ट टू एंड हमने उतना ही पैसा यूज किया और पूरा एक साथ पैसा रिडीम किया है। बोलो समझ आया? और ये 5 4 3 2 1 आएगा आपका यहां पर और उस रेशियो में आपका 1,20,000 बटेगा बेटे। क्लियर? क्लियर? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स is treated as a charge against the profit of the company. Interest on debentures is paid periodically and is calculated at a coupon rate of nominal value of debentures. The company will pay interest net of tax to the debenture holders because the company is under obligation to deduct tax at source. TDS का question है for making interest due. Another important entries. Again, this question can count for 4 marks.
वैरायटी बहुत है यहाँ पर 4 मार्क्स के आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में गारंटीड आता ही आता है। आ जाइए, लास्ट कॉन्सेप्ट है, चैप्टर खत्म है। एग्जाम्पल लेता हूं। %12 डिबेंचर्स ऑफ ₹110 lakhs. Interest payable semi-annually and TDS applicable at 10%। बात है TDS की। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता क्या है? बेसिकली सरकार कहती है कंपनीज को कि भाई साहब हम छोटे छोटे जो अमाउंट्स या छोटे छोटे इनकम जो है ना वो हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे, वो हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आप एक काम करो, ठीक है, आप एक काम करो, हमारे ट्रैक करने के लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए आज जब भी किसी वेंडर को, किसी क्रेडिटर को या किसी एम्प्लॉय को कुछ भी पेमेंट कर रहे हो तो उस पेमेंट में आप कुछ अमाउंट टीडीएस की डिडक्ट करना और फिर पे करना, और वो टीडीएस की अमाउंट आप गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देना इनकम टैक्स के। क्लियर समझ में आया मैंने क्या कहा आपसे? जो भी मैं अगर मान लो कंपनी हूं तो सरकार ने मेरे ऊपर बंधन किया है, बंधन लाया है कि जब भी मैं किसी वेंडर को, किसी क्रेडिटर को या किसी भी पार्टी को या किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करूं तो उसमें से उसका टीडीएस अमाउंट डिडक्ट करके उसको पेमेंट करूं। समझ में आ रहा है? तो टीडीएस अमाउंट डिडक्ट करके अगर मैं उसे पे कर रहा हूं, टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट करके अगर मैं उसे पे कर रहा हूं तो वो टीडीएस का अमाउंट मुझे पे करना होता है सरकार को, गवर्नमेंट को, और उतना पैसा कम मिलेगा सामने वाली पार्टी को। तो सरकार को ये ट्रैक रह जाता है कि इतना टीडीएस आया है, मतलब इस बंदे ने 10% उन्होंने रेट फिक्स किया हुआ होता है कि अलग अलग, जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे इंटरमीडिएट लेवल पर, जब आप इंटरमीडिएट लेवल पर इनकम टैक्स पढ़ोगे तो वहां पर आप टीडीएस का सेक्शन पढ़ोगे, तो वहां पे अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग रेट ऑफ डिडक्शन दे रखे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शंस है तो उसके लिए 10% है, कमीशन ट्रांजैक्शंस के लिए 5% है, रेंट ट्रांजैक्शंस के लिए 10% है, तो ऐसे अलग अलग ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। तो अलग अलग रेट्स है, तो यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में हमें 10% रेट दे दिया है, बराबर है। तो अब बात ध्यान से समझिए, ईयर हम अज्यूम करते हैं, ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2020, ठीक। तो सबसे पहले 1 अप्रैल को हम डिबेंचर इशू करेंगे, तो हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। अभी मैं अज्यूम करके चलता हूं कि पार पे इशू किया है, तो 10 लाख और 10 लाख, ठीक। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख to debentures 10 lakh. Debenture application debit 10 lakhs to debentures 10 lakhs. क्लियर यहां तक?
इसके बाद मान लीजिए कि हम इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो है 30 सितंबर को और 31 मार्च को। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ड्यू करूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। 10 लाख पे 12% बोला है, जो होता है 1,20,000, बट सेमी एनुअली बोला है तो अभी मैं सिर्फ 60,000 पे करूंगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 60,000। ठीक, अब जब मैं डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करूंगा, ध्यान से देखना, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक 54,000 54,000 एंड टू टीडीएस पेएबल 6,000। 10% बोला था ना टीडीएस, तो पेमेंट करते समय इसमें से 10% डिडक्ट करके पे करूंगा, 10% डिडक्ट करके पे करूंगा। बोलो यहां तक क्लियर है? एवरीबडी क्लियर टिल हियर? खत्म। और फिर टू बैंक, ये भी हमने पे कर दिया, बट ये हमने किसको पे किया याद रखना, ये गवर्नमेंट को पे किया है। ठीक है, हाँ सर। अब अगर हम देखेंगे तो ये एंट्रीज फिर से रिपीट होगी 31 मार्च को। मिश्रा जी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूरा डिटेल में समझाया, ध्यान कहां होता है बेटे आपका? सरकार ने मेरे ऊपर बंधन लाया है ताकि वो ट्रैक कर सके छोटी छोटी इनकम, किसको कितना पैसा मिल रहा है, बराबर है ना? ध्यान दो थोड़ा सा, ऐसे मत करो। और ईयर एंड में एक और एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,20,000 1,20,000। तो देखिए 60,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस दो बार रिकॉर्ड होगा ना, 31 सितंबर को और 31 मार्च को, 2 दिन रिकॉर्ड होगा। तो 60 60 120, तो पूरे ईयर का आपका खर्चा 1,20,000 ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? पूरी एंट्री देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो ऐसा होता था, खुदा पहाड़ निकला चूहा, या तो उल्टा होने लगा है। बनाते क्वेश्चन आप 2 लाइन का हो, सोल्यूशन बना देते हो 1 पेज का। सर गजब हो आप भी। नहीं कि मैंने वापस वो करनी है तुमको सोल्यूशन में, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, रिपीटेड ऑन 31 मार्च।
बोलो डन। आ जाओ, देखो, अ कंपनी इशू 12% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 लाख एट 10% डिस्काउंट। डिबेंचर इंटरेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस सम एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या चीजें है देखो। सबसे पहले इशू है, दूसरा इंटरेस्ट है, तीसरा टीडीएस है, और चौथा लॉस राइट ऑफ करना है। ठीक है, आ जाओ। हमने इशू किया 10 लाख के 10% डिस्काउंट पर, बराबर। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सीधी एक ही एंट्री, एप्लीकेशन का झंझट ही नहीं रखा है, वन एंट्री इन अ वन गो, खत्म। तो यहां पर अगर आप देख सकते हो तो यहां पर टोटल हमारा लॉस कितना है सर, 1,50,000 का टोटल लॉस है सर। डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग एट 10% was payable on 30th June and 31st December. All debentures were redeemed after the expiry of 5 years. तो मतलब ये 1,50,000 5 years के लिए राइट ऑफ किया जाएगा। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5, 30,000। 30,000 एवरी ईयर राइट ऑफ करना है हमें। फिर सर ये इशू वाली एंट्री हो गई, ध्यान से देखेंगे। फिर हमने सर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कर दी। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 60,000, टू डिबेंचर होल्डर 54,000, टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 6,000। तो डिवेंचर होल्डर्स को देना है 54,000, पे कर दिया। टैक्स डिडक्टेड सोर्स 6,000, टू बैंक 60,000 का पेमेंट कर दिया। देखो इन्होंने क्लब एंट्रीज कर ली है। तो यहां पर मैं कहता हूं डिबेंचर होल्डर एंड टीडीएस पेड, बराबर। अब सेम एंट्रीज रिपीट होगी कहां पर, ये रिपीट, ये रिपीट। इंटरेस्ट की दोनों एंट्रीज रिपीट हो गई सर, हो गई रिपीट सर। ये इंपॉर्टेंट अनदर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल की एंट्री, और ये लॉस राइट ऑफ की एंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो यहां तक क्लियर सबको? क्लियर है? ये एंट्रीज डिबेंचर वाली प्लीज रिवाइज करें। बाकी तो ये वाले क्वेश्चन सारे रिपीटेड मोड पे है, ये आप भी खुद कर सकते हो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे के सारे होमवर्क रहेंगे बेटे। डन। यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 एंट्री में खत्म, दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 जनरल एंट्रीज में खत्म। ये देखो तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 2 एंट्रीज, चौथा देखेंगे तो 2 एंट्रीज, 3 एंट्रीज खत्म। ये डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर खत्म। इतना सिंपल है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है चैप्टर, अच्छे से करके जाइए। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर है खत्म, मेरे एंड से ये चैप्टर है खत्म। तो मेरे ख्याल से अब हम सिर्फ और बचे 2 दिन के लिए मिलने वाले हैं, कल और परसों बेटे। तो वैसे तो मेरी तरफ से सब कुछ खत्म है भाई,
अब ध्यान से सुनेंगे एक और चीज। टाइमिंग 10 o'clock का ही है ना। बहुत लोग रो रहे थे इस चैप्टर को लेकर, पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा, चिंता ना करना। ऐसे कैसे भूल गए थे? थोड़ी भूलूंगा मैं, पागल हो क्या? यहां पर इन्वेंट्री हो जाएगा आपका। अच्छा, चैप्टर में है क्या? होमवर्क ही है ये चैप्टर, और कुछ है ही नहीं चैप्टर में। क्योंकि इक्विटी शेयर्स वालों में मैंने आपको ज्यादा होमवर्क दिए नहीं थे। हाँ, डेप्रिसिएशन पढ़नी है ना, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डेप्रिसिएशन एक बार हम कल के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। हाँ हाँ, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी देखते हैं हम कल के लेक्चर में, डिस्कस करेंगे कितना पेंडिंग है। मेरे ख्याल से मंडे ट्यूसडे 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 से 3 दिन में डेप्रिसिएशन भी खत्म हो जाएगा बेटे, है ना? यस। जरूर मिलेंगे, अब वो तो पता नहीं कब मिलेंगे, बट मिलेंगे जरूर। ठीक है, चलो। कल 8 बजे क्लास नहीं है बेटे, सीधे 10 बजे मैराथन होगा। नो मॉर्निंग लेक्चर एट 8 o'clock। अब सैटरडे संडे तो बेटे मैराथन में ही चलेगा, तो मीटिंग मंडे नेक्स्ट वीक में रख लूंगा, क्योंकि उस समय लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे अपने। स्टार्टिंग से करवाना मुश्किल है हितांशी, तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग से करवाना मुश्किल है बेटे। अब स्टार्टिंग से करवाने जितना समय नहीं ना बचा बेटे। और अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली आपका पूरा डिप्रिसिएशन नवनीत सर ने भी रिवाइज करवाया था आई थिंक। देखिए, अगर आपको जरूरत है लेक्चर की तो मैं लेता हूं, अगर जरूरत नहीं है, हम डेप्रिसिएशन, अगर हम ऑलरेडी डेप्रिसिएशन का हमारा लेक्चर नवनीत सर के साथ अगर हो चुका है, तो फिर टाइम वेस्ट करने में मतलब नहीं है। तो आप उसके बजाय आप क्या कर सकते हो, उसके बजाय आप वो डेप्रिसिएशन के लेक्चर्स वहां से कंप्लीट कर लो और अपना खत्म कर लो। लेक्चर्स में अपने आप का समय मत गवाए, अपने आप का समय मत गवाए। अगर आप कहते हो लेना है तो मैं ले लूंगा। हाँ तो ठीक है, जो भी डिप्रिसिएशन का जितना भी बचा हुआ है वो मैं ले लूंगा, चिंता मत करो। नहीं हुआ है वहां पर तो मैं ले लूंगा, ठीक है, मैं करवा दूंगा हितांशी, चिंता करने वाली बात नहीं, करवा दूंगा। ठीक है, ओके। तो मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, धन्यवाद। कल सुबह मिलेंगे फिर से 10 बजे। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। अनमोल मियाड़, भाग यहां से। अरे करण, ले लूंगा, अरे चिंता मत कर, बोल दिया मैंने, ले लूंगा। ठीक है, बाय बाय।
ठीक है, ले लूंगा, चिंता मत करो, ले लूंगा। ठीक है, बाय 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 बाय, सी यू गाइस टुमारो, बाय। मीटिंग में क्या करोगे बेटे? कल मैराथन है 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। मीटिंग की बात कर रही हो तुम? पुराना देख लो हितांशी, पुराना देख लो, बट मुझे नहीं लगता कि आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। चिंता मत करो, आप मेरे साथ पहले कर लो। अगर आपको लेक्चर के बाद ऐसा लगता है कि मुझे पुराना वाला देखना पड़ेगा तब देखना, वरना मत देखो, हमारे पास इतना समय नहीं है। पुराना मत देखो बेटे, जब हम लेक्चर में ले लूंगा मैं, तब थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा, पुराना रिवाइज करवाता रहूंगा, ऊपर ऊपर से ब्रशन अप करवा के फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चिंता मत करो आप। अक्षय देसाई, सही बात है, उससे याद आया है मुझे डायलॉग। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना बिका है एक कांदा, आधा आधा कांदा। बराबर है? तो कल मिलेंगे सुबह 10 बजे। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। तो हितांशी आपने बिल्कुल अटेंड नहीं किया है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपने डेप्रिसिएशन देखना चाहिए, पहले के लेक्चर्स। आप पहले के लेक्चर्स देखो बेटे, ठीक है। सी यू गाइस।